हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बच्चों। हम पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन, और मेंसुरेशन में हम पहुंच चुके हैं सेकंड पार्ट पे। पहले पार्ट में हमने क्यूब, क्यूबॉइड और स्फेयर के बारे में पढ़ा था बच्चों, नंबर ऑफ कट्स के बारे में पढ़ा था। टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, इसमें हम थ्योरी भी देखेंगे। मेन फोकस अभी भी थ्योरी पे ही रहेगा, लेकिन क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं साथ लेके चलूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक एक बार। आज का टॉपिक का नाम है सबसे पहले प्रिज्म। तो वी आर स्टार्टिंग विद प्रिज्म। तो बच्चों प्रिज्म क्या होता है उसके बारे में तो बताऊंगा ही। सबसे पहले मैं इसका एग्जांपल दे देता हूं, आपको जान के खुशी होगी कि जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हमने क्यूब पढ़ा था, हमने क्यूबॉइड पढ़ा था, हमने क्यूब पढ़ा था, क्यूबॉइड पढ़ा था। बच्चों ये जो एग्जांपल्स हैं ये प्रिज्म के अंडर ही आते हैं। और अभी हम पढ़ने वाले हैं सिलेंडर, ये भी हमारा प्रिज्म के अंदर ही आता है। ऑल दीज आर नथिंग बट द एग्जांपल्स ऑफ प्रिज्म। इसके अलावा भी होते हैं, वो देखेंगे। तो बच्चे पूछते हैं कि सर ये तो ठीक है, लेकिन प्रिज्म होता क्या है, किन चीज़ों को हम प्रिज्म बोलेंगे। तो बच्चों एक लाइन में डिफाइन करता हूँ किसको हम प्रिज्म बोलेंगे। प्रिज्म में क्या होता है बेसिकली, जिसका टॉप एंड बॉटम, जिसका टॉप और बॉटम, टॉप एंड बॉटम दोनों, टॉप एंड बॉटम आर, टॉप एंड बॉटम आर पॉलीगन्स। दोनों ही क्या होते हैं, पॉलीगन्स होते हैं। टॉप एंड बॉटम आर पॉलीगन्स विद सेम कोरस्पॉन्डिंग डायमेंशंस, सेम कोरस्पॉन्डिंग डायमेंशन सेम होती हैं, विद सेम कोरस्पॉन्डिंग डायमेंशंस, विद सेम कोरस्पॉन्डिंग डायमेंशंस। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग डायमेंशंस हमें सेम लेनी है। जैसे अगर आप क्यूब के अंदर देखते हैं तो ऊपर अगर एक स्क्वायर बना होता है तो नीचे भी एक स्क्वायर बना होता है। क्यूबॉइड में देखें तो ऊपर एक रेक्टेंगल है बच्चों, बिल्कुल सेम कोरस्पॉन्डिंग डायमेंशन का, नीचे एक रेक्टेंगल बना होता है ना क्यूबॉइड में। अगर मैं सिलेंडर की बात करूं तो जो ऊपर सर्कल बना होता है उसी रेडियस का नीचे सर्कल बना होता है। तो कोरस्पॉन्डिंग डायमेंशंस इसमें सेम होती हैं, तो उसको हम प्रिज्म बोलते हैं। जैसे हम लेने जा रहे हैं सिलेंडर का केस। तो इफ आई टॉक अबाउट सिलेंडर, अगर मैं सिलेंडर की बात करता हूं तो इसकी रेडियस हम r मान लेते हैं और इसकी हाइट हम h मान लेते हैं। बाय डिफॉल्ट इसमें जो एंगल बनता है यहाँ पे ये 90 डिग्री होता है। बाय डिफॉल्ट ये एंगल हाइट और रेडियस के बीच में कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो मैं आपसे छोटी छोटी बातें पूछता हूँ। सबसे पहली बात, अगर मैं आपसे पूछूं इसका वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, तो वॉल्यूम के लिए हम क्या यूज करेंगे, वॉल्यूम इज ऑलवेज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम क्या होता है इसका, पाई आर स्क्वायर एच। अगर मैं आपसे पूछता हूं इसका टोटल सरफेस एरिया बताइए, टोटल सरफेस एरिया बताइए, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया इसमें कितना बनेगा, या पहले आप इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया बताइए, टोटल को उसके बाद लेते हैं। पहले देखते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। बच्चे पूछते हैं कि सर कर्व्ड में और लेटरल में क्या फ़र्क होता है। कोई फ़र्क नहीं होता बच्चों, इसमें कर्व्ड बना हुआ है तो कर्व्ड सरफेस एरिया बोल देते हैं। क्यूब या क्यूबॉइड में उसी चीज़ को लेटरल बोल देते हैं, क्योंकि वहाँ पे कर्व नहीं बना होता, तो लेटरल सरफेस एरिया। तो अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कर्व्ड सरफेस एरिया CSA, तो वो होता है हमारा 2 पाई आर एच, उसको हम निकालते हैं 2 पाई आर एच से। और ऐसे ही अगर मैं आपसे बात करूं, मुझे बताइए टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया में हमें क्या लेना है, टोटल सरफेस एरिया में हमें कर्व्ड सरफेस एरिया तो लेना ही लेना है बच्चों। उसमें टॉप और बॉटम का एरिया और ऐड हो जाएगा, टॉप और बॉटम सर्कल्स का एरिया और ऐड हो जाएगा, तो प्लस 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये निकल के आता है हमारा 2 पाई आर, कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा आर प्लस एच। तो ये बन गया हमारा, ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया। ये हमने जो बात की, ये बात की हमने सिलेंडर की। एक बार मैं जनरलाइज्ड बात कर लेता हूं, चाहे कोई भी प्रिज्म आए तो जनरलाइज्ड बात कर लेते हैं। तो बात करते हैं प्रिज्म की, चाहे कोई भी प्रिज्म हो तो उस केस में हम कैसे चेक करेंगे वो मैं बात कर लेता हूं। तो अगर मुझे किसी भी प्रिज्म में बच्चों वॉल्यूम देखना है तो आप सिलेंडर पे फोकस करो, उसी का यूज करके हम फॉर्मूला बना लेंगे। तो वॉल्यूम के लिए पाई आर स्क्वायर को अलग देखो बच्चों, एच को अलग देखो, पाई आर स्क्वायर को अलग देखो, एच को अलग देखो, पाई आर स्क्वायर को अलग, एच को अलग। पाई आर स्क्वायर इज नथिंग बट एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। पाई आर स्क्वायर इज नथिंग बट एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। यही फॉर्मूला होता है प्रिज्म का। क्या, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस
इनटू में क्या ले लेते हैं हम, इनटू में ले लेते हैं हाइट। तो बच्चे पूछते हैं क्या ये वाला फॉर्मूला सर हम किसी भी प्रिज्म में लगा सकते हैं? यस, ये वाला फॉर्मूला हम किसी भी प्रिज्म में लगा सकते हैं और हम देखेंगे भी, मतलब क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर के अलावा और कौन कौन से प्रिज्म बन सकते हैं वो भी हम देखेंगे। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना प्रिज्म के केस में वॉल्यूम का। ऐसे ही अगर मैं पूछूं आपसे कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला बनेगा तो वो बताइए। तो वो आप कैसे बताएंगे? आप कहेंगे सर 2πr अलग देखो, h अलग देखो। बिल्कुल, 2πr अलग देखो, h अलग देखो, 2πr अलग देखो, h अलग देखो। 2πr इज नथिंग बट, इस केस में तो सर्कमफ्रेंस है, वैसे 2πr इज नथिंग बट पेरीमीटर। दिस इज पेरीमीटर ऑफ बेस। क्या बोलेंगे इसे? पेरीमीटर। पेरीमीटर किसका? पेरीमीटर ऑफ बेस। और इनटू में हमारे पास फिर से क्या है? इनटू में हाइट। तो ये किसका फॉर्मूला है? ये कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया। किसके केस में? प्रिज्म के केस में। क्या ये हमेशा लग सकता है सर? हमेशा लग सकता है। और अगर मैं बात करता हूं टोटल सरफेस एरिया की, तो टोटल में आप क्या कहेंगे? कर्व्ड निकाल लीजिए या लिटरल निकाल लीजिए, प्लस इसमें क्या कर दीजिए? ट्वाइस ऑफ पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर इज नथिंग बट एरिया ऑफ बेस या एरिया ऑफ टॉप, एक ही बात है। तो आप कहेंगे ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ बेस इसमें ऐड कर दीजिए सर, तो आंसर आ जाएगा। ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ बेस इसमें ऐड कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 3 जनरलाइज्ड फॉर्मूला है प्रिज्म के केस में। हम प्रिज्म के केस में कोई भी लगा सकते हैं बच्चों, आपका तुरंत आंसर बन जाता है, तुरंत आंसर आ जाता है। मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको, आप बस मुझे यस या नो करके बताएं, आपकी फीलिंग्स समझ जाऊंगा मैं। मुझे ये बताएं, क्या ये जो डायग्राम बना हुआ है बच्चों, ये जो डायग्राम हमारा बना हुआ है ये वाला, क्या ये प्रिज्म की कैटेगरी में आएगा? मतलब इसकी ये कोरस्पॉन्डिंग डायमेंशन सेम है, ये ए, ये बी, ये सी, यहाँ से भी ये ए, ये बी, ये सी, और इसकी ये हाइट जो है ये एच है। तो क्या ये हमारा प्रिज्म की डेफिनेशन में आएगा? बच्चे कहते हैं बिल्कुल आएगा सर। देखो कोरस्पॉन्डिंग डायमेंशन सेम है, लेकिन ऊपर और नीचे क्या बनी हुई है? ट्रायंगल बनी हुई है सर। तो इसको हम क्या नाम दे देते हैं? दिस इज नोन एज ट्राईएंगुलर प्रिज्म। क्या नाम दे दिया जाता है इसको? ट्राईएंगुलर प्रिज्म बच्चों, इसको नाम दे दिया जाता है ट्रायंगुलर प्रिज्म। बस क्यों? क्योंकि ऊपर नीचे ट्रायंगल बनी हुई है, तो इसको हम ट्रायंगुलर प्रिज्म बोल देते हैं। इसको हम क्या बोल देते हैं? ट्रायंगुलर प्रिज्म। तो बस मुझे यस या नो करके बताइएगा। कोई हमसे पूछे इसका वॉल्यूम बताओ, तो क्या हम बता सकते हैं? ए, बी, सी और एच पता है? बच्चे कहते हैं बिल्कुल बता सकते हैं सर, दिक्कत क्या है? बिल्कुल बता देंगे वॉल्यूम। कैसे? एरिया ऑफ बेस, वो तो हम कैसे भी निकाल लें ट्रायंगल का एरिया, इरोन्स फॉर्मूला है हमारे पास, और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के, इनटू में हाइट। तो ऐसे ही अगर मैं पूछूं इसका लेटरल सरफेस एरिया निकाल सकते हो, तो बच्चे बिल्कुल कहते हैं 100% निकाल लेंगे सर, बस पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट करना है, पेरीमीटर ऑफ बेस ले लो इंटू हाइट, ठीक है, तुरंत आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं इसमें टोटल सरफेस एरिया निकाल पाएंगे, तो आप कहेंगे सर इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और तुरंत आ जाएगा आंसर। क्या आंसर्स निकल आएंगे ट्रायंगुलर प्रिज्म के? भी बिल्कुल निकल आएंगे, कोई दिक्कत नहीं आती। मैं एक एग्जांपल आपके सामने ट्रायंगुलर प्रिज्म पे ही ले लेता हूं बच्चों, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं। क्वेश्चन आया हुआ है, कैट में आया हुआ सवाल है, आप रिलेट करना। क्वेश्चन था फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए राइट प्रिज्म, फाइंड द हाँ जी, फाइंड द, ऐसे जैसे दिया हुआ था मैं वैसे के वैसे लिख देता हूं। फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए ट्रायंगुलर प्रिज्म, ट्रायंगुलर प्रिज्म ऑफ साइड्स, जो ट्रायंगुलर प्रिज्म है और ट्रायंगल की जो साइड्स हैं वो दी हुई हैं हमें, ऑफ साइड्स 22, 20 एंड 16 सेंटीमीटर एंड हाइट 20 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन है। तो बच्चे कहते हैं सर अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब 30 सेकंड्स का सवाल है ये, दिक्कत ही कुछ नहीं है। हमें पता है पूछा क्या गया है, पूछा गया है हमसे लेटरल सरफेस एरिया का हमें पता है हम कैसे निकालते हैं बच्चों। हमने कहा था सर पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, तो लेटरल सरफेस एरिया हमें निकालना है पेरीमीटर ऑफ बेस। देखो पेरीमीटर कितना हो जाएगा? सम ऑफ साइड्स, तो आप कहेंगे ट्वाइस ऑफ 22 प्लस 20, ट्वाइस लेना है, नहीं पेरीमीटर ऑफ बेस लेना है, सॉरी। तो पेरीमीटर ऑफ बेस कैसे निकालेंगे आप? पेरीमीटर ऑफ बेस मतलब पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ले लो। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कितना बन गया बच्चों? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा हमारा 22 प्लस 20 प्लस 16, ये पेरीमीटर ऑफ बेस हो गया, इनटू हाइट। तो हाइट हमारी 20 है, तो ये आंसर होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही बनेगा ये। तो हमें पता होना चाहिए बस, देखो क्या बन गया ये
42 प्लस 16 58, 58 इंटू 20 करोगे यदि तो इट कम्स आउट टू बी 116 और साथ में जीरो, तो 1160 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होना चाहिए। यही सवाल का आंसर है, 1160 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? क्या ये चीज़ आप रिलेट कर पा रहे हैं बच्चों थ्योरी से? तो हमने जनरलाइज्ड भी फॉर्मूले निकाल दिए, हमने सिलेंडर भी पढ़ लिया, क्वेश्चन मैं सिलेंडर पे भी दिखाऊंगा अभी आपको एक, लेकिन उससे पहले एक और टॉपिक पढ़ लेते हैं, फिर आते हैं एक और एग्जाम्पल पे। तो प्रिज्म हमने पढ़ लिया बच्चों, जैसे प्रिज्म होता है ऐसे ही एक और टॉपिक होता है जिसका नाम है पिरामिड। जैसे प्रिज्म होता है ऐसे ही एक और टॉपिक होता है जिसका नाम है पिरामिड। तो पिरामिड के केस में मैं पहले एग्जांपल दे देता हूं बच्चों, इसका एग्जांपल कौन है, इसका एग्जांपल कौन है। और बच्चे कहते हैं वो तो ठीक है सर एग्जैक्ट डेफिनेशन अब आसान हो जाएगी आपके लिए बनाना, मैं बता देता हूं। देखो पिरामिड के केस में टॉप या फिर बॉटम, टॉप या फिर बॉटम, जिसका टॉप या फिर जिसका बॉटम, दोनों में से कोई एक तो वर्टेक्स होता है बच्चों। क्या होता है सर? वर्टेक्स, पॉइंट, जैसे ये पॉइंट है। और जो दूसरा होता है अदर पार्ट होता है, मतलब नीचे वाला हिस्सा या ऊपर वाला हिस्सा जो बच गया एक अदर पार्ट। अदर पार्ट क्या होता है आपका? अदर पार्ट हमेशा एक पॉलीगन तो होता ही है, रेगुलर पॉलीगन होता है। क्या मतलब हुआ सर? मतलब ये हुआ बच्चों, अगर नीचे ये देखो ये सर्कल दिया हुआ है तो इसकी रेडियस हर जगह से सेम है ना, तो ये रेगुलर पॉलीगन होना चाहिए जिसका टॉप या बॉटम में से एक तो वर्टेक्स हो और दूसरे वाला हिस्सा एक रेगुलर पॉलीगन हो, तो वो पिरामिड की डेफिनेशन में आ जाता है हमारा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पिरामिड, ठीक है। वैसे तो बहुत डिटेल में चली जाती हैं बच्चों पिरामिड वगैरह की डेफिनेशन, बट एज फार एज अवर एग्जाम इज कंसर्न, एज फार एज कैट इज कंसर्न, हमें पिरामिड की यही डेफिनेशन पढ़नी है। इसी के हिसाब से हम हर तरीके का क्वेश्चन करते हैं और मैं आपको बता देता हूं इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है। देखो इसको पिरामिड बोल दो, राइट पिरामिड बोल दो, एक ही बात है। हम बाय डिफॉल्ट पिरामिड बोल दें या राइट पिरामिड बोल दें, एक ही बात लेते हैं। वैसे मतलब क्या होता है राइट पिरामिड या पिरामिड में, क्या फर्क होता है और क्या मतलब होता है? देखो इसमें बाय डिफॉल्ट राइट पिरामिड बोल दो या पिरामिड बोल दो, हाइट और रेडियस के बीच में बच्चों ये एंगल होता है ये 90 डिग्री, ठीक है। इसको राइट पिरामिड बोल दिया करते हैं, बट अपने लिए राइट या फिर वैसे पिरामिड का मतलब एक ही है। अच्छा ये हाइट हो गई, ये रेडियस हो गई, इसको बोलते हैं हम स्लांट हाइट। एल इज नथिंग बट द स्लांट हाइट, एल इज स्लांट हाइट। और इस पर्टिकुलर एंगल को, ये एंगल भी आप देख लीजिए, ये देख रहे होंगे ये वाला जो एंगल ये कंप्लीट बना है, इसको बोलते हैं बच्चों वर्टिकल एंगल ऑफ कॉन। कई बार सवाल इस पे भी पूछ लिया जाता है। दिस इज नोन एज वर्टिकल एंगल ऑफ कॉन। क्या बोला जाता है सर? इसे वर्टिकल एंगल ऑफ कॉन बोला जाता है, इस वाले एंगल को। और इसका आधा एंगल जो हो जाता है वो सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कॉन, ठीक है। तो ये हमें डायग्राम दिया हुआ है। सबसे पहले स्लांट हाइट को हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर करके। स्लांट हाइट को हम अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर करके निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। लेकिन अगर मैं इसमें बात करूं वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला याद रखिएगा। वॉल्यूम निकालते हैं हम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच से। ये फॉर्मूला हमारा वॉल्यूम निकालने का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ऐसे ही अगर इसमें हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना हो तो ये फॉर्मूला होता है बच्चों पाई आर एल। और अगर हमसे पूछा जाए टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया हम निकाल लिया करते हैं पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर से। एक जो सर्कल है इसका एरिया भी ऐड हो जाता है। दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा? दोनों में से पाई आर कॉमन निकलेगा। दोनों में से पाई आर कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या बचा? एल प्लस आर। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया निकालने का, ठीक है। क्या इनको भी जनरलाइज्ड कर सकते हैं सर? बिल्कुल कर सकते हैं और बिल्कुल उन पे भी सवाल बनते हैं बच्चों। जनरलाइज्ड बता देता हूँ। तो अगर मैं बात करता हूँ पिरामिड की, किसी भी पिरामिड की यदि हम बात करें, तो पिरामिड के केस में अगर वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या बनेगा? 1/3 अलग, पाई आर स्क्वायर अलग, एच अलग। 1/3 अलग, पाई आर स्क्वायर अलग, एच अलग। तो बच्चों फॉर्मूला बन जाता है 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर इज नथिंग बट एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस या एरिया ऑफ पॉलीगन, जो रेगुलर पॉलीगन आपने बनाया है उसको बेस ही बोलता हूँ मैं यहाँ पे, इंटू में साथ में हाइट। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा वॉल्यूम निकालने का। वॉल्यूम निकालने का किसके केस में? पिरामिड के केस में। ऐसे ही अगर हमसे कोई पूछा जाए, कोई पूछता है कर्व्ड सरफेस एरिया बताओ, तो कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया बताओ, दोनों में से कोई भी पूछता है, तो कर्व्ड या लेटरल सरफेस एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है हमारा, एक बार दोबारा लिख देता हूँ। कर्व्ड या फिर लेटरल सरफेस एरिया हमसे पूछा जाए, कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया हमसे पूछा जाए, तो ये होता है हमारा पाई आर एल। पाई को आर को अलग कर दो, एल को अलग कर दो। पाई आर इज नथिंग बट हाफ, किसका हाफ? हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ बेस।
है ना, हाफ ऑफ पेरीमीटर, पेरीमीटर किसका बच्चों, बेस का, बेस मतलब रेगुलर पॉलीगन जो दिया हुआ है आपको, और इनटू में हाइट नहीं, इनटू में स्लांट हाइट, इनटू में क्या लेनी है, स्लांट हाइट लेनी है हमेशा सर, हमेशा। बिल्कुल ऐसे ही बच्चों ये हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया। अगर टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बनाना है तो हम कहेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर सर लेटरल सरफेस एरिया में क्या ऐड कर देंगे, क्या ऐड कर देंगे, प्लस पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर इज नथिंग बट एरिया ऑफ बेस ऐड कर देंगे, एरिया ऑफ बेस ऐड कर देंगे। तो बच्चे पूछते हैं जो आपने पिरामिड के फॉर्मूले बनाए हैं सर, क्या ये फॉर्मूले कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं? बच्चों ये फॉर्मूले किसी भी पिरामिड में अप्लाई कर सकते हैं जो क्वेश्चन हमारे पास आएंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, देखो कौन तो हमने ले ही लिया, जनरलाइज्ड भी कर दिए। अब आप मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, जो यहाँ पे ये डायग्राम बना हुआ है बच्चों, क्या ये पिरामिड की डेफिनेशन में आएगा? ये नीचे वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बिल्कुल आएगा सर, 100% आएगा। क्यों? क्योंकि एक वर्टेक्स है, नीचे एक ट्रायंगल बनी हुई है, नीचे एक ट्रायंगल बनी हुई है, ऊपर एक वर्टेक्स है, तो ये हमारा किसकी कैटेगरी में आएगा? ये हमारा पिरामिड की कैटेगरी में आएगा, बिल्कुल आएगा सर। तो अगर ये पिरामिड की कैटेगरी में आएगा, ये वाला पिरामिड की कैटेगरी में आता है, तो इसका नाम क्या देना चाहिए? ट्रायंगुलर पिरामिड देना चाहिए सर। तो ट्रायंगुलर पिरामिड ना बोल के बच्चों उसका एक ऑफिशियल नाम होता है, ट्रायंगुलर पिरामिड का ये एक ऑफिशियल नाम होता है जिसको बोलते हैं टेट्राहेड्रॉन। घबराने की जरूरत नहीं है, बस उसका नाम होता है टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन मतलब कि ट्रायंगुलर पिरामिड, ट्रायंगुलर पिरामिड, ठीक है, टेट्राहेड्रॉन ऑफिशियल नाम है, टेट्राहेड्रॉन। ऐसे ही ये नीचे वाला देखो, अगर यहाँ पे ये स्क्वायर बना हुआ है तो क्या ये भी हमारा पिरामिड की डेफिनेशन में आएगा? बिल्कुल आएगा सर। ऊपर एक वर्टेक्स है, नीचे एक स्क्वायर बना हुआ है, तो इसका क्या नाम होना चाहिए? इसका नाम बच्चों स्क्वायर पिरामिड ही होता है, इसका नाम स्क्वायर पिरामिड ही होता है। पिरामिड है और नीचे स्क्वायर बना हुआ है तो स्क्वायर पिरामिड। आई होप सो इतना क्लियर है बच्चों को। ये दोनों भी क्या इन्हीं की कैटेगरी में आएंगे सर? इसी की कैटेगरी में आएंगे, बिल्कुल पिरामिड की ही कैटेगरी में आएंगे। बच्चे पूछते हैं सर इसमें स्लांट हाइट कौन सी बनेगी, ये तो बता दो। देखो इसमें मुझे एक बात बताओ, देखो यहाँ तो बच्चों जहाँ मर्जी से जोड़ देते, कौन के केस में तो यहाँ से वर्टेक्स को कहीं मर्जी से जोड़ दो सर्कल से, तो वही स्लांट हाइट है। लेकिन इसमें सभी स्लांट नहीं, हाइट नहीं होती। मैं आपको बता देता हूँ, देखो आपको बड़ा आसानी से पता लग जाएगा। अगर वर्टेक्स से मुझे ये बताओ, इस वर्टेक्स से फेस कितने निकलते हैं, इस ऊपर वाले वर्टेक्स से फेस कितने निकलते हैं? तो बच्चे कहते हैं 3 निकलते हैं सर, 1 2 और एक पीछे। इस वर्टेक्स से पूछ रहा हूँ, मेरी बात फिर से सुनो, इस वर्टेक्स से टोटल फेस कितने निकलते हैं? बच्चे कहते हैं 3 निकलते हैं सर, एक ये एक पीछे वाला। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, तो 3 फेस निकलते हैं। तो इस वर्टेक्स से इन तीनों फेसेस में से किसी भी एक फेस पे आप परपेंडिकुलर डाल दो, किसी भी एक फेस पे आप परपेंडिकुलर डाल दो, ठीक है, किसी भी एक फेस पे परपेंडिकुलर डाल दो, बस वही स्लांट हाइट है। क्या सर? फिर से सुन लो, जैसे इस पर्टिकुलर वर्टेक्स से कितने फेस निकलते हैं? इस पर्टिकुलर वर्टेक्स से 1 2 3 4, बच्चे कहते हैं 4 निकलते हैं सर। मैं बोल रहा हूं कि उन चारों फेसेस में से किसी भी एक फेस पे बच्चों आप परपेंडिकुलर डाल दो। क्या डाल दें सर? परपेंडिकुलर। किसी भी एक फेस पे परपेंडिकुलर डाल दो, बस वही आपकी स्लांट हाइट कहलाती है, वही आपकी स्लांट हाइट कहलाती है। बच्चों इन केसेस में सारी स्लांट हाइट नहीं है, अलग अलग लेंथ होगी। वर्टेक्स से जो भी फेस निकलते हैं उन फेसेस में से किसी भी एक फेस पे अगर आप परपेंडिकुलर डाल देते हैं तो वही स्लांट हाइट होती है इनके केस में। बाकी तो हम ये फॉर्मूले लगा के इनके आंसर्स निकाल सकते हैं, क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको करवाऊंगा अभी इस पे भी सवाल, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, बहुत अच्छा सवाल है, आपको रिलेट करोगे आप, जो मैं थ्योरी आपको बता रहा हूँ बहुत ही बढ़िया सवाल है। तो एक एग्जांपल लेते हैं और मिलके करते हैं, बहुत कॉमन सा एग्जांपल है, पेपर में मिल जाता है हमें। तो लेट्स सी दिस एग्जांपल। एग्जांपल क्या है? एग्जांपल ये है कि हमारे पास एक डायग्राम बना हुआ है, ये हमें दिया हुआ है, एक कोन है, दिस इज द कोन विच इज गिवन, ये एक कोन दिया हुआ है हमें, और बच्चों इसके ऊपर ऐसे करके एक सिलेंडर बनाया गया है लाइक दिस, ये गिवन है हमें, कुछ ऐसे करके ये डायग्राम हमें गिवन है, ठीक है। जो हाइट है सिलेंडर की और जो हाइट है कोन की, दोनों की बच्चों हाइट जो है वो सेम है, ये क्वेश्चन में गिवन है। दोनों की रेडियस भी सेम है, इसकी रेडियस अगर आर है तो कोन की रेडियस भी आर है, दोनों की हाइट सेम, दोनों की रेडियस सेम, दोनों की हाइट सेम, दोनों की रेडियस सेम, ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। और ये एक
होलो बॉक्स है, मतलब एक होलो फिगर है बच्चों। अब इसके अंदर ये एक होलो डायग्राम है। इसके अंदर आपने ऊपर से पानी डालना शुरू किया, पानी पोर करना शुरू किया, पानी डालना शुरू किया, पानी गया 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 गया। सबसे पहले पानी कहाँ जाएगा? सबसे पहले पानी कहाँ जाएगा? सबसे पहले पानी कोन में फिल होगा बच्चों, यहाँ फिल होगा, है ना। कोन फिल होना शुरू होगा और कोन h/2 हाइट तक फिल हो चुका है। कितनी हाइट तक सर? h/2। h/2 हाइट तक बच्चों पानी भर चुका है, ये क्वेश्चन में गिवन है। और कितने मिनट में सर? 25 मिनट में। इट इज़ गिवन दैट कि 25 मिनट लगे हैं h/2 हाइट तक फिल होने में। h/2 हाइट तक फिल होने में इस कोन को 25 मिनट लगे हैं। मैं फिर से बता दूं क्वेश्चन क्या है, पूरा क्वेश्चन समझा देता हूं। ये एक डायग्राम है। इट इज़ गिवन दैट हाइट एंड रेडियस ऑफ cone and cylinder, height and radius of cone and cylinder are same. corresponding heights, ठीक है, यहां पे लिख देता हूं, corresponding height and radius of cone and cylinder are same. ठीक है, दोनों की हाइट आपस में सेम है, दोनों की रेडियस आपस में सेम है। हाइट और रेडियस आपस में सेम नहीं है बच्चों, दोनों की कोरस्पॉन्डिंग हाइट सेम है, दोनों की कोरस्पॉन्डिंग रेडियस सेम है। 25 मिनट लगते हैं h/2 हाइट तक फिल होने में कोन को। ये पूरा कंप्लीट भरना है। क्वेश्चन ये है, फाइंड द टोटल टाइम टू कंप्लीटली फिल कोन एंड सिलेंडर। कोन और सिलेंडर को पूरा कंप्लीट भरने में टोटल टाइम कितना लगेगा, इंक्लूडिंग दीज 25 मिनट्स ऑल्सो। ठीक है, टोटल टाइम बताना है आपको। तो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 200 मिनट्स, ठीक है, ऑप्शन दे रहा हूं। दूसरा ऑप्शन है 400 मिनट्स, तीसरा ऑप्शन है 600 मिनट्स, फोर्थ ऑप्शन है 800 मिनट्स और फिफ्थ एक और ऑप्शन दे रहा हूं बच्चों 1000 मिनट्स। तो ये 5 ऑप्शन है, आपको बताना है क्या आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का। आप पॉज करके करें तो मज़ा आएगा, सवाल आपको सॉल्यूशन देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा, नहीं तो आप सॉल्यूशन मेरे साथ देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है। ठीक है, सबसे पहले मुझे अब इसमें एक बात बताओ, देखो क्वेश्चन पे आते हैं, ये डायग्राम हमें गिवन है। आप ये बताओ यार, अब इसमें पहले कौन भर रहा है, तो कौन भी बच्चों भरेगा, ये ऐसे ही भरता जा रहा है। तो जहाँ तक ये फिल हुआ है वहाँ तक भी तो एक कौन ही है ना। ये h/2 हाइट है, लेकिन यहाँ पे हमें रेडियस तो नहीं पता ना, ये कितनी है ये वाली रेडियस। एक बात आपसे पूछना चाहता हूं मैं, यहाँ देखो, ये आपको 2 ट्रायंगल की तरह दिखेंगी, ध्यान से देखना। एक ट्रायंगल ये छोटे वाली है बच्चों, ये छोटे वाली है नीचे वाली जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक ये कंप्लीट ट्रायंगल है ये वाली। क्या मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर बोल सकता हूँ? क्या सर? सिमिलर के लिए क्या कंडीशन होती थी सर? सिमिलर के लिए बच्चों 2 एंगल इक्वल होते थे। क्या यहाँ पे 2 एंगल इक्वल हैं सर? बिल्कुल है। एक एंगल तो ये बच्चों ये 90-90 होते हैं बाय डिफॉल्ट, और साथ में ये एंगल कॉमन है, ये वाला एंगल कॉमन है, बोलो ये नीचे वाला एंगल कॉमन है। तो क्या यहाँ पे एक छोटी वाली ट्रायंगल ये वाली और एक ये बड़े वाली ट्रायंगल ये वाली, क्या दोनों सिमिलर होंगी? बच्चे कहते हैं बिल्कुल सिमिलर है सर। सिमिलर है तो मुझे बताओ इनकी हाइट्स का रेशो क्या है? हाइट का रेशो सर 1:2 है, ये h/2, तो ये हाइट का रेशो 1:2 है। तो हाइट का रेशो अगर 1:2 है तो कहना इसे रेडियस का रेशो भी तो 1:2 होगा, तो यहाँ पे रेडियस r/2 बनेगी। क्या ये बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चों? बात इतनी है कि क्योंकि ये छोटे वाला ट्रायंगल इस बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर है, तो जो हाइट का रेशो है 1:2 वही तो रेडियस का रेशो बनेगा ना, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम प्रोपोर्शन। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे अगर रेडियस आर है तो ये r/2 बनेगी। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ यार, अब इसको आगे से ध्यान रखना, अगर ऐसा सवाल आता है, अगर हाइट h/3 होती तो रेडियस r/3 होती, हाइट 2h/3 होती तो रेडियस 2r/3 होती, उसी प्रोपोर्शन में होती, क्योंकि रेशियो तो तभी सेम मेंटेन होगा ना। अभी h/2 है तो ये r/2 है। अब ये भी तो एक छोटा सा कोन है ना जो ये आपने फिल किया है। कितना वॉल्यूम है इसका? बच्चे कहते हैं सर इसका वॉल्यूम है 1/3 पाई r स्क्वायर। r कितना लेना है? r/2 का स्क्वायर, क्योंकि रेडियस r/2 है वहाँ पे। h कितनी है? h/2। इतना वॉल्यूम फिल करने में 25 मिनट लगते हैं, ये क्वेश्चन में गिवन है। इतना वॉल्यूम फिल करने में 25 मिनट लगते हैं, बोलो सही है? हमें वॉल्यूम फिल करना कितना है बच्चों, वो बताओगे? हमें सर वॉल्यूम फिल करना है, हमें वॉल्यूम फिल करना कितना है? हमें करना है कोन का, विच इज़ 1/3 पाई r स्क्वायर h,
हमें फिल करना है सिलेंडर को भी, विच इज़ पाई आर स्क्वायर एच। दोनों को मिला के टोटल हो जाएगा ये 4/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच कॉमन ले लो, 1/3 + 1, 1/3 + 1 4/3। ठीक है, तो 4/3 पाई आर स्क्वायर एच हमें फिल करना है। इतना फिल होता है 25 मिनट में, तो इतना कितने टाइम में होगा ये बताना है, उसको बता देंगे। पहले ये बताओ 1/3 पाई, ये हो गया r²/4, ठीक है जी, इंटू h/2। तो ये 25 मिनट लगते हैं बच्चों, ये 25 मिनट लगते हैं। तो ये 8 को आप दूसरी तरफ ले जाओ, इस 8 को आप दूसरी तरफ ले जाओ, तो बचेगा 1/3 पाई r²h। तो इस 8 को आप दूसरी तरफ ले गए, 25 × 8 200 मिनट। तो बच्चे कई बार इसका आंसर 200 मिनट देते हैं। बच्चों 200 मिनट में तो सिर्फ और सिर्फ कौन फिल होगा? 1/3 पाई r²h वॉल्यूम होता है कौन का, तो 200 मिनट में तो सिर्फ कौन फिल होगा। हमें क्या फिल करना है सर? हमें तो 4/3 पाई r² फिल करना है। तो 4/3 पाई r² फिल करने में कितना टाइम लगेगा? 4 से मल्टीप्लाई किया आपने, 4 से इसको कर दो, तो 200 × 4 कैन आई से दैट 800 मिनट लगेंगे। तो 800 मिनट इस सवाल का आंसर होना चाहिए। 800 मिनट इस सवाल का आंसर है, यही इस सवाल का सही आंसर है बेटा। तो आई होप सो ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ। मैं फिर से याद दिला दूं, देखो जहाँ पे हाइट h/2 है वहाँ पे रेडियस r/2 है, तो ये r²/4 हो गया। इस 8 को हम दूसरी तरफ ले गए तो 200 हो गया। 1/3 पाई r²h मतलब कौन फिल होता है 200 मिनट में? तो 4/3 पाई r² टोटल बताना था, तो टोटल कितने मिनट में फिल होगा? ये 4 से मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई, तो 800 मिनट लगेंगे। 800 मिनट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यही सवाल का आंसर है। तो आज हमने बच्चों इसमें पढ़ा पिरामिड और प्रिज्म क्या होते हैं। एक टॉपिक और बाकी है, अभी मैं आपको अगली क्लास में फ्रस्टम भी पढ़ाऊंगा। फ्रस्टम ऑफ कौन क्या होता है, फ्रस्टम ऑफ पिरामिड क्या होता है, रेगुलर टेट्राहेड्रॉन क्या होता है, ये सारे टॉपिक्स भी पढ़ाऊंगा, विद एग्जांपल्स बताऊंगा। एग्जांपल्स अभी लेने बाकी हैं बच्चों। इन सभी टॉपिक्स पे हम और भी बहुत सारे एग्जांपल लेने वाले हैं, बट जितना मैंने पढ़ाया बच्चों को उतना समझ में आ रहा होगा, ऐसा मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट करता हूँ। आज इतना ही करते हैं, इतना रिवाइज कर लो आप। 2 क्लासेस हो चुकी हैं बच्चों मेंसुरेशन पे, मैं दो थ्योरी वाली क्लासेस ले चुका हूँ। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और एग्जांपल्स के साथ। आज इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय टू ऑल ऑफ यू।